म्यूचुअल फंड सही है, सही है। हाँ, हाँ, ठीक है, सही है। लेकिन अब ये सुन-सुन के हम पक गए हैं। अब कुछ वैरायटी चाहिए। तो लो, सेबी ने आपकी सुन ली है। धमाके के साथ स्वागत कीजिए न्यू इनोवेशन इन द इन्वेस्टमेंट स्पेस, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स, दैट इज़ एसआईएफ, सिफ्स। तो एसआईएफ्स क्या है? कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? और क्या ये आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है? ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। टिप्स की शुरुआत हुई थी जुलाई 2024 में। सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया था, पब्लिक से कमेंट्स मांगे थे। फिर उसके बेसिस पे दिसंबर 2024 में म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस में अमेंडमेंट्स किए गए और अब 27 फेब 2025 को सेबी ने ये सिफ्ट पे सर्कुलर जारी किया है। सो फ्रेंड्स, ये सिर्फ क्या चीज़ है? सिंपल तरीके से समझाऊँ तो ये एक नया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो म्यूचुअल फंड्स और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के बीच का गैप फिल करेगी। मतलब म्यूचुअल फंड्स जैसा रेगुलेटेड होगा, लेकिन साथ में पीएमएस जैसी फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी। सेबी ने इसका सर्कुलर कुछ ही दिनों पहले इशू किया था और ये 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होगा। अब आप सोच रहे होंगे, भाई इससे मेरी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ेगा? रुक जाओ, मैं सब समझाता हूँ। फ्रेंड्स, आज के टाइम पे म्यूचुअल फंड्स हर एक इन्वेस्टर्स के लिए डिफ़ॉल्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन गया है। लोगों के लिए दाल-चावल जैसा हो गया है, आम आदमी का आम प्रोडक्ट हो गया है। अब इन्वेस्टर्स को कुछ नया चाहिए। बिकॉज़ म्यूचुअल फंड्स में आम पब्लिक के पैसे लगे होते हैं, तो सेबी के काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। रिस्की बेट्स या कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज़ यूज़ नहीं कर सकते। दूसरी तरफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज है, जहाँ पे मिनिमम 50 लाख की रिक्वायरमेंट होती है और इसीलिए हर इन्वेस्टर्स के बस की बात नहीं होती। प्लस पीएमएस एक टैक्स इनएफिशिएंट ऑप्शन है। अनलाइक म्यूचुअल फंड्स, जहाँ पे बाइंग और सेलिंग जो भी होता है, फंड मैनेजर जो भी करते हैं, उसके ऊपर आपको कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं होती। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कोई कैपिटल गेन नहीं लगता है। ओनली जब भी आप यूनिट्स बेचते हो तभी आपको कैपिटल गेन लगता है। एज अगेंस्ट दिस, पीएमएस में आपके अकाउंट में ट्रेडिंग होती है, बाइंग सेलिंग आपके इंडिविजुअल अकाउंट में होती है। उसको पास थ्रू स्ट्रक्चर का दर्जा नहीं दिया गया है। एज सच, फंड मैनेजर अगर साल में दो बार या 3 बार चर्निंग करता है, तो एवरी टाइम आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बनेगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एज सच, पीएमएस एक टैक्स इनएफिशिएंट ऑप्शन है। सिप्स ये प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देगी, क्योंकि सिप्स को म्यूचुअल फंड की तरह ही एक पास थ्रू एंटिटी का दर्जा दिया गया है एंड म्यूचुअल फंड में जो तरीके से टैक्सेशन रहता है, वैसे ही टैक्सेशन सिप्स पे लगेगा। सो अगर इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है रहेगा, सिर्फ रहेगा, तो उसको इक्विटी टैक्सेशन के हिसाब से टैक्सेशन उसका रहेगा एंड अगर डेट रहेगा तो डेट के हिसाब से रहेगा। एग्जैक्टली जैसे म्यूचुअल फंड में चलता है, वैसा सेम टैक्सेशन स्ट्रक्चर सिप्स में भी होगा। अब हम सेबी के सर्कुलर के इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि सिर्फ में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम 10 लाख का रिक्वायरमेंट है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज 10 लाख। ये सबके बस की बात नहीं है, लेकिन अगर आप सीरियस इन्वेस्टर हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए हो सकता है। नाउ कमिंग टू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, ये फंड कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? सेबी ने कुछ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज अलाउ किए हैं सिप्स के लिए। पहला है इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड्स। ये फंड्स स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे और डेरिवेटिव्स यूज करके उनके अगेंस्ट भी बेट कर सकते हैं। थोड़ा रिस्क है, लेकिन अगर फंड मैनेजर स्मार्ट है तो पैसा बन सकता है। नेक्स्ट इज डेट लॉन्ग शॉर्ट फंड, सेम एज इक्विटी बट डेट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। थर्ड इज हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड। ये फंड्स इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करेंगे और डेरिवेटिव्स यूज करके शॉर्ट पोजीशंस भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, एज अगेंस्ट सिप्स, म्यूचुअल फंड्स डेरिवेटिव्स यूज नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर हेजिंग पर्पसेस। हेजिंग के लिए ही डेरिवेटिव्स यूज हो सकता है। हाउएवर, सिप्स में हेजिंग के अलावा भी डेरिवेटिव्स यूज हो सकता है। स्पेकुलेशन के लिए या फंड मैनेजर का कोई शॉर्ट टर्म व्यू है, तो उसके लिए वो डेरिवेटिव्स यूज कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे रिस्क हो सकता है, लेकिन यहाँ पे भी सेबी ने एक लिमिट दी है, 20-25% से ज़्यादा डेरिवेटिव्स यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ टाइप ऑफ कैटेगरी इज सेक्टर रोटेशन लॉन्ग शॉर्ट फंड। ये फंड्स मैक्सिमम 4 सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे। फिफ्थ इज एक्टिव एसेट एलोकेटर लॉन्ग शॉर्ट फंड। ये फंड्स इक्विटी, डेट, डेरिवेटिव्स, रीट्स, इनविट्स और कमोडिटी डेरिवेटिव्स में डायनामिकली इन्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट, सिक्स कैटेगरी इज इक्विटी एक्स टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट फंड।
ये फंड्स इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन टॉप 100 स्टॉक्स को एक्सक्लूड करके। फाइनली 7th इज सेक्टरल डेट लॉन्ग शॉर्ट फंड। ये फंड्स कम से कम 2 सेक्टर्स के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा, म्यूचुअल फंड हाउस एक कैटेगरी में सिर्फ एक ही एसआईएफ लॉन्च कर सकता है, यानी एक फंड हाउस 7 से ज़्यादा स्कीम्स लॉन्च नहीं कर पाएंगी। ये एक अच्छा मूव है। हमने देखा है कि म्यूचुअल फंड्स में फंड हाउसेज अलग अलग नाम से स्कीम बाहर लाती है जस्ट टू गेट मोर एयूएम्स। असल में कुछ खास डिफ्रेंसिएशन होता नहीं है। ऐसा चाहिए एक अच्छा मूव है। फ्रेंड्स, एसआईएफ्स में म्यूचुअल फंड की तरह एसआईपी, एसडब्ल्यूपी, एसटीपी ये सारे प्रोविजंस भी होंगे, ये सारे ट्रांजैक्शंस आप कर पाओगे। हालांकि इसकी डिटेल्स आना बाकी है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप मेरी चैनल एक्सप्लोर कीजिए, काफ़ी सारे वीडियोस है उसमें, अलग अलग प्लेलिस्ट है अलग अलग टॉपिक्स पे, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट, काफ़ी सारे डेमो वीडियोस है, हाउ टू डू केवाईसी, हाउ टू ट्रांसफर शेयर्स, इनकम टैक्स रिलेटेड वीडियोस है, हेल्थ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, काफ़ी कुछ है। आपको कुछ ना कुछ यूजफुल मिल ही जाएगा। अब ये एसआईएफ्स कौन लॉन्च कर सकता है? एसआईएफ्स लॉन्च करने के लिए म्यूचुअल फंड का ट्रैक रिकॉर्ड साउंड होना चाहिए। अगर एक म्यूचुअल फंड कम से कम 3 साल से ऑपरेशन में है और उसका एवरेज ईवीएम 10,000 करोड़ है पिछले 3 सालों में, तो वो एसआईएफ्स लॉन्च कर सकता है। और हाँ, सेबी की नज़र में साफ सुथरा होना चाहिए, पिछले 3 सालों में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। देयर इज एन अल्टरनेट रूट ऑल्सो फॉर द न्यू फंड हाउसेस। अगर कोई नया एएमसी है तो डेफिनेटली इतना एयूएम नहीं होगा। इन सच अ केस एएमसी को एक सीआईओ हायर करना होगा जिसके पास कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस हो एंड मिनिमम 5,000 करोड़ का एयूएम मैनेज किया हो। फर्दर फंड हाउस को एक और एडिशनल फंड मैनेजर अपॉइंट करना पड़ेगा जिसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो और मिनिमम 500 करोड़ का एयूएम मैनेज किया हो। और यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई होगा, पिछले 3 सालों में सेबी का कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द रिस्क मैनेजमेंट एंड अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। म्यूचुअल फंड्स की तरह सिफ्स को भी अपना रिस्क लेवल दिखाना होगा यूजिंग अ रिस्क बैंड विथ 5 लेवल्स। जैसे म्यूचुअल फंड में रिस्कोमीटर का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे भी रिस्क बैंड का कॉन्सेप्ट आएगा। बैंड 1 मतलब लो रिस्क, बैंड 5 मतलब हाई रिस्क। हर क्वार्टर में रिस्क प्रोफाइल रिव्यू होगा और इन्वेस्टर्स को अपडेट मिलेगा। रिस्कोमीटर पे मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पता चलेगा ये क्या कॉन्सेप्ट है। फर्दर रिस्क बैंड के अलावा ट्रांसपेरेंसी के लिए फंड हाउस को वेबसाइट पे पोर्टफोलियो होल्डिंग्स, स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट्स और लिक्विडिटी प्रोफाइल रेगुलरली अपडेट करनी होगी। रिगार्डिंग यूजेज ऑफ डेरिवेटिव्स, हेजिंग के अलावा सिप्स अपने नेट एसेट्स के 25% तक डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज रिगार्डिंग नोटिस पीरियड। सिप्स में रिडेम्पशन अमाउंट बड़ा होगा, इसलिए रिडेम्पशन के लिए इन्वेस्टर्स को फंड हाउस को नोटिस देना पड़ेगा जो मैक्सिमम 15 वर्किंग डेज हो सकता है। म्यूचुअल फंड्स में ऐसी नोटिस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि अमाउंट छोटा होता है एंड 2-3 दिनों में बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है। नाउ कमिंग टू इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस एंड डिस्क्लोजर्स। रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस, सिर्फ अपने एनईवी का 20% से ज़्यादा एक इश्यूअर के डेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकती अगर डेट रेटिंग AAA है तो। अगर AA है तो ये लिमिट 16% होगी एंड अगर A रेटेड या उसके नीचे है तो 12% होगी। ऑल्सो वो अपने एनएवी का 25% से ज़्यादा एक सेक्टर के डेट में इन्वेस्ट नहीं कर पाएगी। एंड रिगार्डिंग डिस्क्लोजर्स, सिफ्स को पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर, सिनारियो एनालिसिस और सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स अपनी वेबसाइट पर दिखानी होगी और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी चिपकाना पड़ेगा उनकी हर एडवर्टाइजमेंट्स में दैट इन्वेस्टमेंट्स इन स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड इन्वॉल्व्स रिलेटिवली हायर रिस्क including potential loss of capital, liquidity risk and market volatility. Please read all investment strategy related documents carefully before making the investment decision. ये standard disclaimer चिपकाना पड़ेगा। So ये SIF किसके लिए suitable हो सकता है? For HNI investors जो flexible portfolio और customized investment strategies चाहते हैं उनके लिए हो सकता है। जो सीजन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स है जो एडवांस स्ट्रैटेजीज ट्राई करना चाहते हैं, जिन्हें दाल चावल से कुछ अलग चाहिए, वो कर सकते हैं। पीएमएस इन्वेस्टर्स देख सकते हैं जो कम कैपिटल में पीएमएस जैसा कंट्रोल चाहते हैं, फीलिंग चाहते हैं। और हाँ, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी देख सकते हैं जो इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अगर आप एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर हो जो 10 लाख का मिनिमम थ्रेशोल्ड अफोर्ड नहीं कर सकते तो शायद सिर्फ आपके लिए सूटेबल नहीं होगा।
लेकिन अगर आपकी रिस्क एपिटाइट हाई है और आप कस्टमाइज इन्वेस्टिंग चाहते हैं तो ये नया फ्रेमवर्क आपके लिए एक्साइटिंग हो सकता है। मेरी पर्सनल राय, आई पर्सनली फील ये सेबी का एक बढ़िया मूव है। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए नए एवेन्यूज ओपन कर रहा है जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड से कुछ ज़्यादा चाहते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना, डू योर होमवर्क, रिस्क को समझो और सिर्फ उतना ही इन्वेस्ट करो विच यू कैन अफोर्ड टू लूज। जस्ट यूट्यूब पे किसी ने बोला इसलिए जंप मत कर लेना। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करना और फिर डुबकी लगाना। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। आप एसआईएफ्स में इन्वेस्ट करेंगे, नहीं करेंगे, एक्साइटेड हो, डर लग रहा है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। इफ सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। Also click the bell icon so that you are notified whenever I come up with any videos. That's all for today, friends. Thanks for watching.